गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजयपाल यादव आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी पर। आज की क्लास में हम प्राचीन इतिहास से सेकंड टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले दो बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, और वो ये है कि आप हर रोज़ शाम में 5 बजे तैयार रहिएगा हमारी हरियाणा जीके की लाइव क्लासेस के लिए। ये लाइव क्लासेस आने वाले हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। और इसी के साथ हर संडे को सुबह 10 बजे तैयार रहेगा हमारे लाइव मिनी मैराथन क्लास के लिए। तो आइएगा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हिंदी में इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई। सिंधु नदी का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में है। यही कारण है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड आपकी जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स है वो ज़्यादातर साइट्स आपकी पाकिस्तान में है। दूसरा, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब इस सभ्यता की 1921 में दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने जब इस सभ्यता की 1921 में खोज की, तब इस सभ्यता के उन्होंने पहली बार अवशेष पाकिस्तान के हड़प्पा नामक गांव से खोजे थे। यही कारण था कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता की खोज 20वीं सदी में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई। अगर इस सभ्यता के टाइम पीरियड की बात करें कि ये सभ्यता कब से कब अस्तित्व में थी, तो ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 BC तक अस्तित्व में थी। अगर मैं बात करूं कि वो हमारे पास कौन सी टेक्निक है जिससे हमें ये पता लगता है कि ये सभ्यता इतनी पुरानी थी, तो एक टेक्निक है जिसका नाम है C14 कार्बन डेटिंग टेक्निक। तो C14 कार्बन डेटिंग टेक्निक से पता लगा है कि ये सभ्यता लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुई। अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की या इस टाइम पीरियड को इतिहास में ब्रॉन्ज एज या हिंदी में कांस्य युग भी कहा जाता है। ये वो टाइम पीरियड था जब इन लोगों ने अधिकांश कांसे का इस्तेमाल किया। कांसे की अगर मैं बात करूं तो आप याद रखिएगा, कांसा एक धातु नहीं है, ये एक एलोए या एक मिश्र धातु है। अगर आप कॉपर और टीन को मिला देते हो तो कॉपर और टीन के मिलाने से ही आपकी बनती है कौन से, ब्रॉन्ज। तो इन लोगों ने अधिकांश ब्रॉन्ज का ही इस्तेमाल किया। यही रीज़न था कि इस टाइम पीरियड को कांस्य युग कहा गया है। दूसरा, अगर मैं बात करूं इस सभ्यता की, तो इस सभ्यता की खोज का क्रेडिट दयाराम साहनी को जाता है। इस सभ्यता को अर्बन सिविलाइजेशन या हिंदी में याद रखिएगा, इस सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता में खुदाई के दौरान वो सभी चीज़ें मिली है जो आज आपके अर्बन या शहरों में पाई जाती है। इसीलिए ये एक ग्रामीण सभ्यता ना होकर के एक शहरी सभ्यता थी। सेकंड, ये कौन लोग थे और कहाँ से आए थे? सामान्यतः इन लोगों को इतिहास में द्रविड़ या भूमध्य सागरीय लोग कहा गया है। ये वो लोग थे जो भूमध्य सागर जो आपका मेडिटेरियन सी है उसके पास के इलाके से आए थे। ये नोमाड्स थे। ये अलग अलग जगहों पर खाने की तलाश में घूमते रहते थे, और वही तलाश घूमते घूमते इन्हें कहाँ लेकर के आ गई, भारत में। यही कारण था कि इन्हें भूमध्य सागरीय लोग भी कहा जाता है।
थर्ड, अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इससे संबंधित आपकी साइट्स कहाँ कहाँ मिली है। देखिएगा, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तरी डायरेक्शन है। उत्तरी डायरेक्शन में एक जगह है मांदा, MANDA, मांदा। मांदा आपका कहाँ है, ये आपका अखनूर, अखनूर के पास है, जम्मू एंड कश्मीर। अखनूर के पास है आपका, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। ये डेड एंड था, ये अंतिम था। मांदा से ऊपर और कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है। अगर मैं साउथ की बात करूं तो दक्षिण में एक जगह है दायमाबाद, दायमाबाद। याद रखिएगा दायमाबाद कहाँ है, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, ये अहमदनगर जिले में है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ये डेड एंड था। दायमाबाद से नीचे एक भी साइट नहीं मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर मैं बात करूं ईस्ट की, तो अगर आप ईस्ट में चलते हो तो आपको साइट मिलेगी आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपके कहाँ पे है, यह आपका मेरठ, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। याद रखिएगा कौन सी नदी के किनारे है, यह आपका हिंडन नदी के किनारे। तो इससे ईस्ट में और कोई भी साइट नहीं मिली है जहां पर इस बात के आर्टिफैक्ट्स मिले हो कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे। और अगर आप वेस्ट में जाते हो, पश्चिम में जाते हो, तो साइट का नाम है सुतकांगडेर, सुतकांगडेर। जो सुतकांगडेर की जो साइट है ये आपकी मिली है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, जो कि आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो अगर मैं बात करूं तो इसी क्षेत्रफल के बीच, इसी एरिया के बीच और ये सभ्यता फैली हुई थी। नॉर्थ में मांदा, साउथ में दायमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर और इसी के साथ साथ वेस्ट में आपका सुतकांगडेर। ये डेड एंड थे, अंतिम छोर थे इस सभ्यता के। अगर आपसे कोई पूछता है कि सभ्यता का आकार कैसा था, तो देखिएगा ये आपका मांदा था, बिल्कुल दिल्ली के पास ही आपका आलमगीरपुर है और ठीक साउथ में ऐसे ही आपका दायमाबाद। तो ये तीनों ऑलमोस्ट एक डायरेक्शन में थे और सुतकांगडेर इससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो सिविलाइजेशन थी इसका आकार कैसा था, तो याद रखिएगा इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। अगर मैं बात करूँ तो आकार में, और ये क्या थी आपकी त्रिभुजाकार, ये आकार में त्रिभुजाकार थी। अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता 5,60,000 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई एक शहरी सभ्यता थी। नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम आगे चलते हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, खोज की दयाराम साहनी। चलिए, अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसकी जो प्रारंभिक, जो सबसे पहली साइट पाई गई है वो पाई गई है आपकी हड़प्पा, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कुछ एक स्पेशलिटी थी, कुछ एक विशेषताएं थी इसकी, और वो स्पेशलिटी क्या थी देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो आपकी पूरी की पूरी अर्बन सिविलाइजेशन थी। याद रखिएगा ये एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुदाई के दौरान यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो गाँव में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे अर्बन सिविलाइजेशन कहा गया। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ तो दे वर द फर्स्ट वन टू यूज बेक्ड ब्रिक्स इन द वर्ल्ड। ये विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया। याद रखिएगा, पक्की ईंटों का इस्तेमाल करने वाले विश्व के पहले लोग रहे हैं आपके कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ईंटों को मिट्टी से बनाया जाता था और फिर उसे सूरज की धूप में सुखाया जाता था। ईंटों के ऊपर कुछ विशेष चित्र देखने को नहीं मिले, हाँ पक्षियों के पंजों के निशान जरूर देखने को मिले हैं। ऐसा तब होता होगा जब शायद सुखाते हुए उनके ऊपर कुछ पक्षी बैठ जाते होंगे। तो याद रखिएगा विश्व में पक्की ईंटों का सबसे पहले इस्तेमाल किन्होंने किया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने।
दे वर द फर्स्ट वन टू ग्रो कॉटन इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे पहले जो कपास की खेती की, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती करने वाले लोग आपके कौन रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इवन कपास, कपास को उस समय सिंडन कहा जाता था। याद रखिएगा, कपास को क्या कहा जाता था? सिंडन। कपास को सिंडन इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय इसका उत्पादन सिंध के लोग बहुत ही क्या करते थे? ज्यादा। तो कपास की खेती करने वाले भी विश्व के पहले लोग हमारे कौन रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आगे चलते हैं। वैसे अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रमुख फसलें या आपकी मेजर क्रॉप्स क्या थी, तो याद रखिएगा इस समय की जो प्रमुख फसलें थी वो आपका गेहूं और जौ थे। गेहूं और क्या थे? जौ। हाँ, कपास की खेती भी इन्होंने वर्ल्ड में सबसे क्या की? पहले। फोर्थ, दे आर द फर्स्ट वन टू गिव अस द सिंबल ऑफ स्वास्तिक। याद रखिएगा, ये विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति थे या पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें स्वास्तिक का निशान दिया। स्वास्तिक का निशान उस समय बहुत ही पवित्र निशान माना गया था और सेम आज भी हम जब भी कोई नेक काम शुरू करते हैं तो उससे पहले वो क्या बनाया जाता है? स्वास्तिक का निशान। तो याद रखिएगा, इन्होंने हमें विश्व में सबसे पहले स्वास्तिक का क्या दिया? निशान दिया। आगे चलते हैं। दे आर नोन फॉर व्हाट? विश्व में सबसे ज्यादा इस सभ्यता को किस चीज के लिए जाना जाएगा? याद रखिएगा, दे आर नोन फॉर देयर टाउन प्लानिंग, या हिंदी में इतिहास में इन्हें इनकी नगर योजना के लिए जाना जाएगा। बहुत ही शानदार टाउन प्लानिंग थी इनकी। और टाउन प्लानिंग के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका रहा है वो रहा है वाटर ड्रेनेज सिस्टम, या हिंदी में इसे हम कहते हैं कि जल निकासी प्रबंध बहुत ही शानदार रहा है। देखिएगा क्या था। अगर मैं बात करूं टाउन प्लानिंग और वाटर ड्रेनेज सिस्टम की, तो आज हम 21st सेंचुरी में भी इतने ज़्यादा विकसित नहीं हैं जितने ये लोग उस टाइम पीरियड में थे। नगर बनाने की सेम टू सेम वही योजना थी जो आज फॉलो होती है। बेसिकली इनके जो पूरे के पूरे शहर थे, देखिएगा जो इनकी पूरी की पूरी सिटीज़ होती थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी, 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक पार्ट को हम बोलते थे सिडेटल और सेकंड पार्ट को बोलते थे लोअर पार्ट या निचला हिस्सा। सिडेटल जो होता था ये बेसिकली एक शहर का वो हिस्सा होता था जिस पर मिट्टी डाल के और एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बना दिया जाता था। इसे फोर्टिफाइड कर दिया जाता था, इसकी तार बाड़ कर दी जाती थी और इससे जो नीचे का हिस्सा था वो शहर का निचला हिस्सा कहलाता था। ऐसा नहीं है कि सिडेटल में उस समय प्रतिष्ठित लोग रहते थे जो बहुत ही ज़्यादा उस समय धनाढ्य रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लोग सभी लोअर पार्ट में ही रहते थे। हाँ, जो इम्पोर्टेंट इनकी बिल्डिंग्स थी, जैसे इनकी ग्रेनरी हुआ करती थी जहाँ पे ये अपने अनाज को स्टोर करते थे, और महत्वपूर्ण जो इमारतें होती थी वो आपका सिडेटल में होती थी। उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था कि अगर बाढ़ वगैरह आ जाए और निचले हिस्से में पानी बच जाए तो कम से कम खाने पीने की चीज़ें तो क्या रहे? सुरक्षित। बाकी जहाँ तक बात करें, छोटे और बड़े घर एक दूसरे के एडजेसेंट या आग साथ देखने को मिले हैं, जिससे इस बात की गारंटी मिलती है कि समाज में और ऊंच नीच या भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। तो शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ होता था, सिडेटल और कौन सा? लोअर पार्ट। अच्छा, जो शहर की गलियां होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। शहर की जो गलियां होती थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करती थी? कट। और आप इमेजिन कीजिएगा कि टाउन प्लानिंग इतनी शानदार होती थी कि नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट चलने वाली हवाएं ही गलियों को क्या कर देती थी? साफ। इन्हीं गलियों में कभी भी झाड़ू लगाने की कोई रिक्वायरमेंट या ज़रूरत नहीं होती थी। इन चारों गलियों के साइड में जो स्क्वायर बचता था, यहाँ पर ये लोग अपने क्या बनाते थे? घर को बनाने का वही तरीका था जो हमारे पहले का ट्रेडिशन था। घर के बीच में एक कोर्टयार्ड या आंगन छोड़ा जाता था, उसके पीछे की तरफ और रूम्स या कमरे बनाए जाते थे। याद रखिएगा, किसी भी कमरे का दरवाजा गली में ओपन नहीं होता था क्योंकि ये लोग सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा रखते थे। दूसरा, घर के अंतिम छोर पर बाथरूम बनाया जाता था। घर के अंतिम लास्ट डेड एंड जो होता था उस पर बाथरूम बनाया जाता था।
बाथरूम में पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था। ये लोग क्या करते थे कि बाथरूम में और ये बार्क पेड़ों की छाल लगा देते थे काट के, जिससे बाथरूम से सारे का सारा पानी बाहर आ जाता। और बाहर इनका इतना शानदार वाटर ड्रेनेज सिस्टम था कि इन्होंने 5-5 फीट के सीवर बना रखे थे उस समय, और उन सीवरों को जिप्सम और मोर्टार के बड़े बड़े ढक्कनों से ढक दिया जाता था, क्योंकि कोई उसमें ना गिर जाए। और घरों से होता हुआ पानी उन सीवरों में पहुंचता, और उन सीवरों से होते हुए पानी को ये शहर के क्या छोड़ देते थे, बाहर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था इनका वाटर ड्रेनेज सिस्टम, और इनका टाउन प्लानिंग वास्तव में बहुत ही ज़्यादा क्या रही है, शानदार। टाउन प्लानिंग में इनकी लाइटनिंग की भी व्यवस्था थी। याद रखिएगा, अब जैसी लाइटनिंग नहीं थी कि CFL लगा दिया। हाँ, ये एक बैम्बू लगाते थे, बैम्बू के ऊपर और एक लालटेन लगा देते थे, और उसमें इतना ऑयल डाल दिया जाता था कि वो सुबह तक जलती रही। जहाँ तक उसकी रोशनी जाती थी, ठीक है, उससे आगे एक लालटेन और लगा दी। और ऐसे कर करके इन्होंने पूरे के पूरे शहर में एप्रोप्रिएट लाइटनिंग की क्या की हुई थी, व्यवस्था। तो इन सब चीज़ों के लिए इतिहास में इस सभ्यता को बहुत ही क्या जाना जाएगा, ज़्यादा। अगर मैं बात करूं तो ये सभ्यता एक काफ़ी लंबे समय तक रही। आज ये लोग हमारे बीच में नहीं हैं, आज ये लोग हमारे बीच में नहीं हैं, फिर भी हमें आज तक इस बात का नहीं पता कि ये सभ्यता अंत कैसे हुई। इसके अंत होने के पीछे काफ़ी कारण हो सकते हैं। क्यों ये सभ्यता समाप्त हुई, ये लोग किस तरीके से एक दूसरे से व्यापार करते थे, इनकी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट साइट्स है जो खुदाई के दौरान हमें मिली हैं, इन सब के बारे में हम कल की क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको क्लास समझ आई है तो इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।